नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा पे। आइए हम शुरू करते हैं एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जिसमें कवर करेंगे जीके एंड जीएस का पार्ट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जीवंत नृत्य रूप है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है तथा धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो आपके लोक नृत्य से ये रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपके ऑप्शन देखते हैं इसके। मटकी, गणगौर, राई या स्वांग। सही उत्तर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3, राई। दोस्तों, ऑप्शन मटकी किससे कुछ कौन से शहर का है, कौन से जिले का है? ये आपका है एमपी का। गणगौर कहाँ का है आपका? ये आपका राजस्थान और एमपी। और स्वांग कहाँ का है आपका? स्वांग है राजस्थान। ठीक। और भी बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे राई हो गया आपका, एक राई हो गया, एक बढ़ाई हो गया। और कौन कौन से हो गए? और हो गए बरेड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ये बात तो लगभग सही है हमारी। उनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आपका 563 बीसी ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 500 वर्ष ये हो गए लगभग, और आज 2500 वर्ष ये हो गए, तो लगभग 500 वर्ष, 2500 वर्ष हो गए हमारे। तो पहला कथन सही है आपका। दूसरा कथन में क्या है? गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे शाक्य गढ़ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी सत्य है कथन आपका। इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन थे इनके पिता, जो किस गढ़ से थे? शाक्य गढ़ से थे। ठीक है, इनकी माता जी का नाम था महामाया। ठीक है, और इन्होंने जो अपना जन्म इनका हुआ था 563, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 483 बीसी। ये दोस्तों, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? भारतीय मूल के डैश नवंबर 2023 तक यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आइए ऑप्शन देखते हैं। कमला हैरिस, अक्षता मूर्ति, ऋषि सुनक या सुएला ब्रेवर। ये एक बार ऑप्शन पे नजर मारते हैं। कमला हैरिस जो है, जैसा कि आपको पता है करंट में चल रहा है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार थी, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। ठीक है। ऋषि सुनक कौन थे? ये आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पिछले वर्ष तक, 2023 तक यूके के पीएम रहे। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारे पास? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुएला ब्रेवर। ये कौन है? ये हैं भारतीय मूल की, यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव थी। ठीक है, भारतीय मूल से क्या आप समझते हैं? आप भारतीय मूल का मतलब होता है भारतीय मूल ऐसे व्यक्ति जिनके या तो पिता या माता, दोनों में से कोई भी एक, वो कहाँ के रहने वाले हो, वो भारत से हो, मतलब उनका मूल जो हो भारत से हो, वो क्या कहे जाएंगे? भारतीय मूल। तो ऐसे ही इनके पिता या इनकी माता जो है वो भारत से होंगी, तभी इनको कहा जाता है भारतीय मूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई? ऑप्शन: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन 2, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन 3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
ऑप्शन 4 है आपका शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जनजातीय कार्य मंत्रालय। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है इसमें। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। जनजाति में जितने भी आपके बैकवर्ड लोग हैं या बैकवर्ड कास्ट हैं या एससी या एसटी हैं, उनके लिए क्या है, कंप्यूटर और विज्ञान, कंप्यूटर और विज्ञान की जो को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे जो हमारे एससी एसटी के लोग हैं वो भी हमारे समकक्ष खड़े हो सके टेक्नोलॉजी में, वो हम समकक्ष खड़े हो चुके इसके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपकी, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन देखते हैं 1911, 1921, 1941 या 1931। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1931। आपको पता होगा दोस्तों 1931 में क्या हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, गांधी जी और इरविन। इरविन कौन था, ये आपका था वायसराय, उस समय का वायसराय। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके। पहला कब हुआ था, पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था आपका 1931 में, तीसरा हुआ था आपका 1932 में। ठीक है दोस्तों, और जानकारी ले लेते हैं। 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस सम्मेलन में भाग लिया था हमारे गांधी जी ने, उसमें भाग लिया था। ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो कौन थे आपके, वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, लिएंडर पेस डैश से जुड़े हुए हैं। लिएंडर पेस किस खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है आपके बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट या गोल्फ। सही उत्तर है आपका ऑप्शन संख्या 2, लॉन टेनिस। लिएंडर पेस लॉन टेनिस के जाने माने खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है, और ये कितने बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, 18 बार। 18 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। और इन्हें कब कब कौन से पुरस्कार मिले हैं, आइए जान लेते हैं। वर्ष 1996-97 में इनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न। खेल रत्न। और वर्ष 2001 में इनको मिला था पद्मश्री। साथ ही वर्ष 2014 में इनको मिला था पद्म भूषण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनको पुरस्कार मिले थे जो हमने देख लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से, ऑप्शन देखें आपके शहनाई, तबला, सारंगी या बांसुरी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन संख्या 3, सारंगी से जुड़े हुए हैं। शहनाई के लिए और कौन आपके लिए प्रसिद्ध है, शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान। और तबला के लिए कौन प्रसिद्ध है, डाक सॉरी जाकिर हुसैन। बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है,
हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है दोस्तों, सारंगी के आपको पता है उस्ताद बिंदा खान, ये इसके वाद्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपकी। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? आइए ऑप्शन समझते हैं इसके। यूयू ललित, रंजन गोगोई, एन वी रमन, शरद अरविंद बोबडे। सही उत्तर है आपका ऑप्शन संख्या 3, एन वी रमन। ये कौन थे हमारे? ये आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें कहाँ शामिल किया गया है? सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यम पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका एन वी रमन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपकी। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत अपना देश ये कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन है आपका 6, 4, 8 या 2। देखिए, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2। कौन कौन से देश हैं आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैप बना के देख लेते हैं इसे। यहाँ पे आपका श्रीलंका और यहाँ पे आपका मालदीव। ठीक है, ये आपका श्रीलंका हो गया। दो देशों के साथ भारत क्या बनाता है? अपनी समुद्री सीमा को साझा करता है। यहाँ क्या है आपका अरब सागर, यहाँ क्या है आपका बंगाल सागर या बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये एक सागर एक यहाँ पे हो गया और ये मालदीव के साथ हो गया। ठीक है, ये मालदीव हो गया आपका, ये श्रीलंका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपका काहिरा मिस्र, म्यूनिख जर्मनी, नई दिल्ली भारत, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, काहिरा मिस्र। काहिरा क्या है मिस्र की? काहिरा जो मिस्र की क्या है? कैपिटल है, राजधानी। ठीक है, मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रहेगा आपको, काहिरा मिस्र में इसकी मेजबानी आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। हरित क्रांति ने भारत की निम्नलिखित आयातों पर निर्भरता कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति में, ठीक है, ऑप्शन है इसका पेट्रोलियम, अनाज, वस्त्र या मशीनरी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन संख्या 2, अनाज। अनाज में क्या क्या आता है जी? अनाज में आपके मेन है गेहूं और चावल। इसे खाद्यान्न भी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि भारत आज़ादी के बाद काफ़ी देश गरीब था और पैदावार भी कम हो रही थी, तो हमें बाहर से आयात ज़्यादा करना पड़ता था, खाद्यान्न को ज़्यादा आयात करना पड़ता था। इसी के मद्देनज़र 1960 के दशक में भारत में क्या करी गई? हरित क्रांति की गई। किसके द्वारा? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं आपके, भारत में जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
विश्व में कितनी खुल करी थी, कौन से इसके जनक वो थे आपके विश्व में? वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। मैसूर मैसूरू दशहरा भारतीय राज्य के डैश में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, संस्कृत के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुसज्जित हाथियों का प्रदर्शन भी शामिल है। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। ये जो मैसूर दशहरा है, ये दोस्तों ये 10 दिन के लिए त्योहार होता है। कितने दिन? 10 दिन। ठीक। और कब समाप्त होता है? ये आपका समाप्त होता है विजयदशमी पे। ठीक, ये समाप्त होता है। ये भव्य कार्यक्रम होता है और आपको इसमें काफी सारी लाइटें और दीपक सारी चीजें जलाई जाती हैं। ठीक है, ये कर्नाटक में होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपकी। ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि से जो प्रदूषण होता है उसे मापने की कौन सी इकाई है? ठीक है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सेंटीमीटर, ओम, डेसिबल या हर्ट्ज। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की जो मापने की इकाई है वो आपकी क्या है? डेसिबल। ठीक है। सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? ये आपकी दूरी की इकाई। ठीक है दोस्तों। ओम किसकी है आपकी? ये आपकी रेसिस्टेंट की इकाई है, जिसे आर से लिखते हैं रेसिस्टेंट। ये हर्ट्ज आपकी किसकी इकाई है? ये आपकी आवर्ती की, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो चारों इकाई आपको क्लियर हो गई। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 में क्या है? भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में आईआईटी स्थापित किए गए? आईआईटी जो है देश की शीर्ष संस्थान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, पहली। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में हमारे आईआईटी स्थापित किए गए। कौन से वर्ष किए गए? वर्ष 1951 में सबसे पहला आईआईटी कौन सा था? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, उसके बाद कौन से थे? उसके बाद आपका बम्बई, जो अब मुंबई है। फिर आपका किया गया दिल्ली। ठीक है, मद्रास। इसके बाद कई और आईआईटी की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे पंचवर्षीय योजना, जिसे 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है। तो भारत सरकार ने ये लागू किया। तो ये किस देश से लागू किया है, किस देश से लिया गया है? ये आपका लिया गया है यूएसएसआर, जो कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है रसिया। बाद में ये कई छोटे देशों में टूट गया संघ जो है। उसके बाद सबसे बड़ा देश जो बना वो था आपका रसिया। वर्तमान में इसे रशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन एक देखते हैं। मूल्यह्रास को स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के दौरान टूट फूट के कारण होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। जी बिल्कुल सही है, ये कथन सही है आपका। उसे टूट फूट के कारण जो भी
हानि होती है उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है। अगला कथन है आपका, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या आकस्मिक होने वाली क्षति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये भी बात, दूसरी बात भी सही है, उसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ना तो एक, सॉरी, एक और दो दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर दो, एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है आपकी, सॉरी। मेजबान राज्य में कितने शहर राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करेंगे? तो करंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है। सही उत्तर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 3, 5। तो मेजबान राज्य के 5 शहर, ठीक है, 5 शहर क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे, 2023 में मेजबानी करेंगे। सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है आपका? संविधान विभिन्न तरीकों से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। ठीक है, सही बात है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश निर्दिष्ट करना है जो हम सभी नागरिकों के पास है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को कभी नहीं दी जा सकती है। अगर आपने पॉलिटी में ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर जरूर दे पाएंगे दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्थिक कर्तव्य, या 4 मौलिक कर्तव्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो आपको दिए जाते हैं वो राज्य के विरुद्ध, ठीक है, मतलब सरकार के विरुद्ध और व्यक्ति के लिए दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, सभी व्यक्ति। ठीक है, और ये आपको जन्म के साथ ही मिलना शुरू हो जाते हैं, जन्म के साथ। आइए मौलिक अधिकार को थोड़ा सा हम अब समझ लेते हैं। ये आपके भाग संख्या 3 में, ठीक है, और आर्टिकल हैं इसके आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, समानताएं दी जाती हैं। ठीक, शोषण से विरुद्ध इसमें अलग अलग आपको मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार को अपनाया गया है, लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 में क्या है दोस्तों? ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 से बराबर हो तो खिलाड़ी को खेल जीतने के लिए डैश प्रयास करना होगा अंक की बढ़त के लिए। अगर स्कोर बराबर है, 10-10 का स्कोर बराबर है प्रतिस्पर्धा में, तो कितने अंकों के प्रयास करना पड़ेगा? ऑप्शन है आपके 2, 3, 1 या 4। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 अंकों के लिए। आइए समझते हैं, जब भी खिलाड़ी के 10-10 अंक बराबर होंगे तो उसे जीत प्राप्त करने के लिए 2 अंकों की बढ़त ली जाएगी। ठीक है? टेबल टेनिस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। टेबल टेनिस आपको पता होगा टेबल पे खेला जाता है, या तो इसमें सिंगल सिंगल खेलते हैं, ठीक है, या कभी डबल्स भी खेल लेते हैं। अकॉर्डिंग है, जैसे खेलना चाहें वैसे खेलते हैं। ठीक है, डबल्स भी होता है इसमें और सिंगल्स में भी मुकाबला होता है। ठीक है, आइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, पुरुष की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है? ठीक है,
किस भी प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके मिजोरम, केरल, त्रिपुरा या लक्षद्वीप। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, केरल। दोस्तों आप जानते हैं साक्षरता के अकॉर्डिंग केरल जो है भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है। साथ ही पुरुष और महिला में भी साक्षरता में भी क्या है, ये पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आइए केरल के बारे में समझ लेते हैं। केरल कहाँ पे स्थित है मैप के अकॉर्डिंग? ये आपका श्रीलंका होगी। तो केरल आपका दोस्तों यहाँ पे, ये आपका क्या है, केरल भारत के दक्षिण और पश्चिमी बिंदु पर है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र, ये गुजरात। ठीक है, तो केरल कहाँ है हमारा? भारत के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, आइए अगला और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है? अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी को देश विस्तार दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष। ठीक है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 वर्ष। दोस्तों कैबिनेट सचिव जो होता है वो भारत सरकार में सबसे सर्वोच्च पद होता है, किसी भी अधिकारी का सबसे सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, जो भी हमारे सीनियर सिविल सर्विस होते हैं, जो भी सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट जो 25 से 30 वर्ष तक की सर्विस दे चुके होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? कैबिनेट सचिव का पद ग्रहण करने को मिलता है। हमारे जो ये राजीव सचिव हैं, हमारे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी, इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल है जिसमें इन्होंने सेवा दी है। ठीक है, आइए इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी आपकी सलाह आप हो, वो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।